वक्फे के बाद मेहताब आपकी खिदमत में हाजिर है। मैम, आपने बड़ी एक ओवरऑल एक पिक्चर जो है वो हमारे सामने रख दी है, लेकिन अभी आपने थोड़ी देर पहले खुद ही जीडीपी ग्रोथ के फिगर्स का हवाला दिया है। देखिए, आप अगर 15-15, 16-16 साल तक रीबेसिंग नहीं करेंगे अपनी, अभी तक जो नेशनल अकाउंट्स है उसके नंबर 2005-6 की बेसिस पे जो है वो चल रहे हैं। तो इतना अरसा क्यों लगता है हम अब जो फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, उन्होंने काफी सारे सर्वेस किए हुए हैं, लेकिन रीबेसिंग अभी तक नहीं हुई। और आप ये भी देखें ना कि ये टिंकरिंग जो नंबर्स के साथ करते हैं, ये भी उनके साथ करते हैं जो फिक्स्ड सर्वेस की बुनियाद पे हैं। मसलन लाइफ स्टॉक के अंदर, रिटेल एंड होलसेल ट्रेड के अंदर। तो हम अपनी जो बुनियादी मेथडोलॉजी है उसकी इंप्रूवमेंट की तरफ क्यों तवज्जो नहीं देते, और रीबेसिंग में 15-15, 20-20 साल लग जाते हैं। फिर डेटा के ऊपर सवालात तो पैदा होंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए, मैं एज एन इकोनॉमिस्ट मैं डिफरेंट मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ अभी भी काम करती हूँ और मैं ग्रोथ प्रोजेक्शन पे भी काम करती हूँ। जो आईएमएफ का फाइनेंशियल मॉडल है वो मैंने खुद बनाया है फॉर पाकिस्तान। मैंने उनके कोर्सेज अटेंड किए और मैंने उसको खुद फॉर्मुलेट किया। तो ग्रोथ प्रोजेक्शन, इन्फ्लेशन और करंट अकाउंट जो डेफिसिट है या करंट अकाउंट बैलेंस, उसको उसकी प्रोजेक्शन भी मैं करती हूँ। हमारा जो सबसे मेहताब साहब फंडामेंटल इशू है वो ये है कि हमारे पास जो ग्रोथ के नंबर, जीडीपी के नंबर्स हैं डिफरेंट सेक्टर्स के, हमारे पास ना तो मंथली डेटा है ना क्वार्टरली डेटा। अगर हमारे पास मंथली डेटा आना शुरू हो जाए तो मुझे आप बताएं क्या इबाम रह जाएगा? क्या कुछ भी नहीं। इबाम रह जाएगा? आप हर महीने देखना शुरू हो जाएंगे तो आप मुझे बताएं कोई आपको कैसे पकड़ सकता है कि आपने फजिंग किया या टिंकरिंग किया या नंबर्स को इधर से उधर किए? डेटा के हमारे बहुत बड़े इश्यूज हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं। अभी जो जीडीपी के नंबर्स आए हैं, अगर आप क्यूएमआई देखें, इन्फ्लेशन को देखें, तो अब ये देखें ना, ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, क्यूएमआई देखना या इन्फ्लेशन के नंबर्स देखना और उसके पिछले साल और इस साल की ग्रोथ को देख के और आगे आप उसको फोरसी करना, तो मेरे जैसे बंदे को पता चल रहा होता है कि बहुत हद तक नंबर्स ठीक हैं। ऐसी बात नहीं है कि उसमें कोई बहुत बड़ी, लेकिन देखिए अब आप अगर वीट का नंबर देखें तो वीट तो अभी आनी है, तो हमने पहले ही अस्यूम कर लिया कि इतनी है। इसकी वजह से फिर प्रॉब्लम्स, जिसे कहते हैं ना एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, जिसकी वजह से फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो सबसे फंडामेंटल इशू ये है कि हमें मंथली लेवल पे डेटा को पब्लिश करना शुरू करना चाहिए, पीबीएस को। क्वार्टरली नहीं करे, अव्वल तो क्वार्टरली होना चाहिए, नहीं तो मंथली लेवल पे आप उसको पब्लिश करें। फिर दूसरा जो रीबेसिंग की आपकी बात है, देखिए रीबेसिंग करना बहुत ज़रूरी है। आप रीबेसिंग नहीं करें तो इसका मतलब ये है कि आप पिछले 60 साल वो पुराना तरीका जो है उसी का जो लैग वैल्यू है उसको आप लेके आगे फोरसी कर रहे हैं। इससे आपके पास वो इम्पैक्ट नहीं आएगा जो कि करंट जो आपकी अभी जो सिचुएशन चल रही है उसका। फिर दूसरी जो आपकी प्रीवियस 2005-6 की जो डायनामिक्स थे इकोनॉमी के, वो टोटली एंटायरली डिफरेंट थे। अब इकोनॉमी की चीज़ें बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है, आईटी तेज़ी से बीच में इन्वॉल्व हो रहा है, ई कॉमर्स इन्वॉल्व हो रहा है। फिर जो नीचे लेवल के हमारे जो लोग हैं, फ्रीलांसिंग और इस तरह के काम जो हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जो कि पहले 2005-6 में उनका इस तरह से वजूद नहीं था। तो रीबेसिंग करना बहुत ज़रूरी है, डेटा रिलेटेड इश्यूज को रिजॉल्व करना ज़रूरी है, और डेटा रिलेटेड इश्यूज और ट्रांसपेरेंसी तभी आएगी मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं डेटा पे काम करती हूँ। मेरी ज़ाती राय ये है कि आप डेटा को क्वार्टरली नहीं तो आप मतलब मंथली नहीं तो एटलीस्ट अभी क्वार्टरली तो पब्लिश करना शुरू करें। सारे नंबर जो ग्रोथ के हैं वो सारे हमारे पास आने चाहिए, तब जाके हमें पता। ठीक है, हमारी एग्रीकल्चर पे हमारा फोकस ज़्यादा है, मैं मानती हूँ, उसका उस तरह से डेटा नहीं आएगा, लेकिन उसके भी तरीके हैं कि आप उसमें कैसे प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि अगले मतलब करंट जो 3 मंथ्स में अभी तक का क्या प्रोडक्शन का स्केल है वो निकालना कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। और इसी तरह अगर मंथली, सब कंट्रीज में आप देखिए मंथली डेटा अवेलेबल है। हमारे मतलब रीजन में शायद कमी हो, लेकिन ओवरऑल आप कहीं पे भी देखें तभी जाके आपको पता चल जाता है कि आपकी इकोनॉमी की डायरेक्शन क्या है। मैम, पीबीएस की ऑटोनॉमी कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक वो ऑटोनोमस नहीं हाँ, होगा तो वो फिर प्रॉब्लम है। वो गवर्नमेंट की तरफ देखते रहेंगे, हर चीज की अप्रूवल लेने के लिए उनके पास जाएंगे, और ये मेरे ख्याल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपका क्या ख्याल है? नहीं नहीं, आई एग्री विद यू बिल्कुल। उसका ऑटोनमस होना और इसका इस सिस्टम के अंदर शामिल होना कि पॉलिटिकली कि इसको किस तरह से हमें ऊपर मिनोवरिंग करनी है, कैसे ऊपर लेकर आना नीचे, इसमें उसको कोई किरदार नहीं होना चाहिए। आई टोटली एग्री विद यू बिल्कुल। अभी आप तो देखें ना, चीफ चीफ स्टैटिशियन पिछले 4 सालों से चीफ स्टैटिशियन कोई नहीं है। हाँ, बिल्कुल इश्यूज तो है ना। देखिए कैपेसिटी की भी इश्यूज है। प्लानिंग कमीशन में चीफ इकोनॉमिस्ट नहीं है, पिछले काफी अर्से से हम सुन रहे हैं आना है या जो आ भी गए हैं। वो अब आए हैं। तो अब जी। मुझे बताएं कि पिछले तो इतना अरसा हमने गुजार दिया,
हाँ आप बिल्कुल आ गए। तो अभी जो लेकिन इस मैं आपको मसला बताऊँ, चीफ इकोनॉमिस्ट ऐसे ऐसे लाया जाता है कि वो उसको लाते हैं, उसको प्लानिंग कमीशन उसकी ट्रेनिंग करता है, उसके बाद वो छोड़ के चले जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। यही हम देख रहे हैं पिछले काफी चीजें इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेने फॉर द सेक ऑफ द सक्सेस और द सक्सेस ऑफ द इकोनॉमी, दैट इज फंडामेंटल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी तरफ तवज्जो नहीं है, दूसरी चीजों में तवज्जो है। बहरहाल हमें वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, हमें ये चीजों को लेके चलना होगा विद नेमिंग शेमिंग एंड विद हाईलाइटिंग। हम जैसे लोग इसको, आप जैसे लोग हाईलाइट करते रहेंगे तो अल्टीमेटली कुछ ना कुछ बेहतरी बेशक बहुत ही स्मॉल लेवल पे है लेकिन आनी शुरू हो जाएगी। बात यह है कि काम शुरू तो होना, काम चलना तो चाहिए बिल्कुल। तो इसका होना मतलब लेके चलना, पॉलिसीज का तसलसल होना, ये बहुत ज़रूरी है, नो डाउट। अच्छा अभी देखिए मैम, कितनी बड़ी चल रही है ये जो डिस्काउंट रेट की कितनी डिबेट चल रही है। जब से ये आई है मतलब इन्होंने डिस्काउंट रेट को बढ़ाया है, गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज, तब से ज़्यादा डिबेट के अंदर फिर देखिए फाइनली एक प्रेशर बिल्ड हुआ। अभी वो हम ऑलमोस्ट कोर इन्फ्लेशन के लगभग आसपास ही है अभी जो हमारा जी डिस्काउंट रेट है। तो आपने गलत किया या सही किया, कम से कम एक पॉलिसी को रन कर दिया, फिर उसके बाद उसके असरात आए और आपने उसको इम्प्रूव करने की या जिस भी तरह कोशिश की, लेकिन कम से कम शुरू तो की ना, शुरू करना बहुत जरूरी है। अच्छा मैम, मैं चूंकि बजट के दिन है, ये टैक्स टू जीडीपी रेशो जो है बड़ा ही जी फंडामेंटल किस्म का प्रॉब्लम है। कम से कम मुझे 22 साल हो गए जर्नलिज्म में, यही 9%, 10%, 11% इसी के अंदर हम घूमते रहे। और मेरा ख्याल है कि अगले 20 साल भी अगर अल्लाह ने मौका दिया काम करने का, तो मेरे ख्याल में मैं शायद मैं ज्यादा पेसिमिस्टिक हूँ। प्रॉब्लम क्या है, हम अपने टैक्स सिस्टम को, मसलन इमरान खान साहब जब आए थे ना, कहते थे मैं एक साल में 4,000 से 8,000 अरब कर दूंगा, और इनके जमाने में सबसे वर्स्ट रहा है, पहले 2 सालों में फ्लैट ग्रोथ रही है, अभी कुछ ग्रोथ बेहतर हुई है। बुनियादी मसला क्या है कि हम अपने टैक्स को, जिसका जितना जहां पे शेयर बनता है वो वहां पे टैक्स दे। एक तो लॉस के अंदर प्रॉब्लम है, दूसरा कल्चर के अंदर प्रॉब्लम है। मसला क्या है? देखिए सबसे पहली बात ये है कि इतने अरसे से हम सुन रहे हैं कि टैक्स जो लोग ऑलरेडी दे रहे हैं उनको फर्दर स्क्वीज आउट किया जाता है, उनसे टैक्स लिया जाता है। हालांकि ये इतनी डिबेट हो रही होती है कि टैक्स नेट को ब्रॉडन करें, शायद ये फैंसी वर्ड है या किस ये मुश्किल है समझ में आना। मैं एक साहब को सुन रही थी, वो काफ़ी फाइनेंशियल मैटर्स को देख रहे होते हैं, उन्होंने कहा कि ऑलमोस्ट 43% जो हमारी पॉपुलेशन है वो टैक्स नेट में है ही नहीं। तो बात ये है कि जब आपकी इनफॉर्मल इकोनॉमी इतनी बड़ी हो और जो कि मोर देन 70% हो, और आपकी जो है वो आपने जो ऑलरेडी जो लोग नए जिनको लाना चाहिए टैक्स नेट के अंदर आप उनको नहीं ला रहे, तो वो उसकी क्या वजूहत हो सकती हैं? उसकी एक तो मैम, सबसे बड़ी वजह इनफॉर्मल इकोनॉमी से मुराद आपकी ब्लैक इकोनॉमी है? ब्लैक भी है और ऐसी इकोनॉमी भी है जो कि टैक्स नेट के अंदर और रेडार नहीं, में आ ही नहीं सकती। अब आप समझ ठीक जाएं कि वो क्या होगी। ठीक है। अच्छा बहुत से आप पार्लर्स देखें, ब्यूटी पार्लर्स देखें, बहुत से आप बुटीक्स देखें, मतलब मैं खुद एज ए फीमेल जाती हूँ, मैं देखती हूँ और मैं देख रही होती हूँ उनका टर्न अराउंड कितना ज़्यादा है और कितनी इनकम वो जनरेट कर रहे हैं, लेकिन उन पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, मैं खुद देख रही होती हूँ। तो इस तरह के जो लोग हैं इनको टैक्स नेट में लाना बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल से एक दो को पिछले साल इन्होंने नोटिस दिए हैं, बट नॉट टू एवरीवन, जो कि बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, जिनकी ब्रांचेस ऑल अक्रॉस द पाकिस्तान फैली हुई हैं। कुछ ऐसे ब्यूटी पार्लर्स भी हैं और बुटीक्स भी हैं। एक तो ये चीज़ है, दूसरा ये कि लोग क्यों घबरा रहे हैं टैक्स देने से, ये है फंडामेंटल क्वेश्चन। क्यों नहीं दे रहे? भाई इसलिए नहीं दे रहे कि उनको पता है कि जो हम 1 रुपया टैक्स में दे रहे हैं वो कहाँ यूज़ हो रहा है हमें नहीं पता, और उससे हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है वो नहीं पता। कोई चीज़ भी तो नहीं मिल रही है आपको टैक्स देने की एवज, चाहे आपके घर के बाहर की सड़क है या आपके घर के सामने से नाली पानी की बह रही है और उसमें से गंदा पानी आपको तंग कर रहा है, तो उसको काम करने के, उसको फिक्स करने के लिए कोई नहीं आ रहा। तो हमें जो है ना वो ग्रास रूट लेवल पे काम करने की जरूरत है। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन कि लोगों को टैक्स नेट में आप जो ला रहे हैं तो उनको कैसे एतमाद देंगे कि हम अगर आपको ला रहे हैं तो हम आपको कैसे बेनिफिट देंगे और कैसे इकोनॉमी चैनलाइज होगी जिसका ओवरऑल इम्पैक्ट आप पे भी पड़ेगा, आपके बिजनेस पे पड़ेगा, आपकी सैलरी पे पड़ेगा, आपकी हाउस होल्ड इनकम पे पड़ेगा। जब तक आप ये कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर ये कॉन्फिडेंस लोगों को, आवाम को नहीं देगी, लोग लूप होल, देखिए हर जगह लोग लूप होल्स निकाल ही लेते हैं जिन्होंने निकालने होते हैं, लोग तरीके निकाल लेंगे और वो उसमें से लीकेज होती चली जाएगी आपकी बकेट में से, और आप टैक्स रेवेन्यू नहीं। अभी भी देखिए इन्होंने जो टारगेट रखा है वो 5,000 समथिंग का रखा है अभी, लेकिन जो कि IMF की तरफ से है कि 8,000 के करीब लेकर जाएं।
तो आप करंट सिनेरियो में मुझे बताएं कि कैसे, लेकिन हमें तो कोई काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा कि जिसमें पता चल रहा हो कि ये लोग आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं कि किन लोगों को टैक्स नेट में लेकर आना है, और जो ऑलरेडी टैक्स नेट के अंदर हैं उनके जो खदशात हैं, उनकी जो अपनी जो उनके कंसर्न्स हैं उनको ये एड्रेस नहीं करेंगे, तो मुझे बताएं कि फंडामेंटली वो भी फिर उसी तरफ जाना शुरू हो जाएंगे कि हमें भी ये टैक्स में से छूट मिलना शुरू हो जाए। ओवरऑल एतमाद की फिजा बहाल करेंगे तो तभी लोग टैक्स नेट में आएंगे, टैक्स देंगे, तो ओवरऑल आपका रेवेन्यू बढ़ेगा तो इकोनॉमी का पहिया चलेगा। अदरवाइज ये इनफ्लो बाहर से आए, इधर से उधर से आए, ये इससे इकोनॉमी नहीं चल सकती। अच्छा बहुत मैम, मुश्किल है। एक और चीज़, और इसमें आपका काम भी है, ये जो फेडरल फिजिकल फेडरलिज्म है, इस पे आपकी राय में जो है वो जरूर जानना चाहूँगा। देखिए 18th अमेंडमेंट के बाद और एनएफसी के बाद, 7th एनएफसी के बाद रिसोर्सेज शिफ्ट हुए प्रोविंसेस की तरफ, लेकिन सोशल इंडिकेटर्स वर्स्ट हुए। तो क्या प्रोविंसेस की कैपेसिटी का इशू है या प्रायोरिटीज का इशू है कि वो सही जगह पे पैसे लगा नहीं रहे? बल्कि मैं आपको एक बात बताऊं, अगले साल का जो आईएमएफ के साथ ये एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, उसमें रेवेन्यू सरप्लस जो प्रोविंसेस का है, वो जितना पहले रखा हुआ था उसको मजीद बढ़ा रहे हैं, वो 1% ऑफ जीडीपी के लगभग कर रहे हैं। तो ये पैसे हमने बड़े बैंक में रखने हैं, इनको यूटिलाइज कैसे बेहतर करें? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं देख रही थी कि जो कैश सरप्लस है वो सूबों से लेने के लिए, हाँ जी, वो अच्छी खासी बड़ी रकम है। देखिए मैंने जो देखा है ना सूबों के लेवल पे, और मैंने जाके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है सूबों की और प्लानिंग कमीशन में, चारों सूबों में मैं खुद गई हूँ और मैंने जाके वहाँ पर खुद अपनी आंखों से देखा है कि क्या हो रहा है। ये बात, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, कैपेसिटी के इशू बहुत ज़्यादा सीवियर कैपेसिटी के इशूज हैं हमारे सूबों के अंदर। उनको उस तरह से पैसों को चैनलाइज करना ही नहीं पता। बात वही है ना कि आपके साथ जब बादशाह का मुशीर जो है वो मुशीर ही नहीं है, और एक तो होता है मुशीर का नाकिस नकारा और इनकॉम्पिटेंट होना, और एक होता है कि मुशीर का ना होना है ही नहीं वो, और आपकी अपनी कैपेसिटी भी इतनी नहीं है, आपको खुद भी इतना उस तरह से शऊर नहीं है। तो मुझे बताएं ना कि वो फिर कैश सरप्लस रहेगा या फिर खर्च होगा तो बेकार जगहों पे होगा, करप्शन और इस तरह के काम फिर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो ये तो 7th एनएफसी की वजह से वो अवार्ड तो हो गया प्रोविंसेस को, लेकिन ये नहीं देखा गया कि ये जो पैसा जा रहा है इसको ये कैसे खर्च करेंगे, ये चैनलाइज कैसे करेंगे। तो ये तो सबसे बड़ा इशू था जिसको हैंडल नहीं किया गया। मेरे नज़दीक भी सबसे बड़ा इशू जो है वो कैपेसिटी का फुकदान है, जिसकी वजह से पैसा जो है उस तरह से खर्च नहीं होता, और जो हो रहा है खर्च वो गलत हो रहा है, वो सही तरह से उसकी क्वालिटी नहीं है, उस पैसे के जो अखराजात हैं उसकी क्वालिटी में इश्यूज हैं। मैम बिल्कुल ऐसे यही एक नजर है। एक और नहीं होना चाहिए कि ये जो एनएफसी का शेयर है, इसमें हम प्रोविंसेस को जो शेयर दे रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, वो उसको लिंक कर दें हम एक इफेक्टिव यूटिलाइजेशन के साथ, और दूसरा उनके उनके साथ कि वो खुद अपने रिसोर्सेज से इन टर्म्स ऑफ जीडीपी कितने पैसे जनरेट करते हैं। देखिए जब ये अवार्ड हुआ ना उसके साथ ही क्या हुआ कि वो उनको बेसिकली सूबों को हमने पैरासाइट बना दिया है। जब आपके पास 80% फेडरल ट्रांसफर्स आ जाएंगी तो मुझे बताएं आपके पास क्या टेम्पटेशन रहेगी कि आप सेल्फ रेवेन्यू जनरेशन की तरफ जाएं। तो आपके पास आपके सारे खर्चे तो सब चीज़ें जो फंडामेंटल हैं वो तो सारी पूरी हो गई हैं, तो वो उनके अंदर टेम्पटेशन नहीं रही। आपकी बात बिल्कुल सही है, ये चीज़ें मैंने भी रिकमेंडेशन में लिखी हैं कि उसको एफिशिएंसी बेस्ड किया जाए कि जिसने जितना टारगेट अचीव किया है उसके हिसाब से उसको जो एलोकेशन हो। मसला वो ये है ना कि इंटर प्रोविंशियल हार्मनी जिसको हम कहते हैं, एक टर्म यूज़ करते हैं, फिर अब क्योंकि कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि उस तरह की एबिलिटीज़ नहीं है, जब उसमें जो कैश फ्लोज हैं उसमें जब कहीं से भी रिडक्शन होगी तो वो उसको इस तरह से देखा जाता है पोलिटिकली, क्योंकि विफाक में हमारी गवर्नमेंट नहीं है तो इसकी वजह से हमें कट लग रहा है और एक उधम तूफान मचना शुरू हो जाता है। तो जब ये अवार्ड हो रहा था उस टाइम पे भी चाहिए था, 7th एनएफसी की मैं स्पेशली बात कर रही हूँ, अभी इसमें भी बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है। जो एलोकेशन इन्होंने की हुई है, 4 मेन हेड जो रखे हुए हैं, उसमें भी अभी डाइवर्सिफिकेशन की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी पॉपुलेशन का शेयर काफ़ी ज़्यादा है। तो एफिशिएंसी को लेकर आना जो है, प्रोडक्टिविटी को लेकर आना, और सेल्फ जनरेशन जो रेवेन्यू की है उसको लेकर आना वो बहुत ज़रूरी है। फिर ये है कि इनका आपस में जो हमेशा विफाक के साथ एक अनबन झगड़ा रहता है कि जी सिंध कह रहा होता है कि हम इतना कलेक्ट कर रहे हैं तो हमें इतना शेयर नहीं मिल रहा, आप जो है वो, ये इस किस्म के जो इश्यूज हैं ये म्यूचुअली बैठ के उसके ऊपर प्रॉपर होमवर्क करके इनको रिजॉल्व, और हर सूबे की डायमेंशन डिफरेंट है, ये भी मैं बता दूं कि सिंध के और तरह के इश्यूज हैं, बलूचिस्तान के आप देखें वहाँ और तरह की डायनामिक्स हैं, केपी अलग है।
تو ان ساروں کو بہت باریک بینی سے ہوم ورک کر کے اور اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور ان کو ایک ٹیمپٹیشن تبھی ملے گی جب آپ ان کو جو ہے نا افیکٹونیس کی بیس پہ ایلوکیشن دیں گے, تاکہ ان کے اندر خود بھی ایک جسے ہم باٹم اپ اپروچ کہتے ہیں کہ یہ نیچے سے اتنا کمائیں, چلے اوپر نہ دیں وفاق کو, لیکن اپنے تو ایکسپینس پورے کریں, اور اپنی جو عوام, جو اپنے صوبے کے لوگ ہیں, ان کو ایک جو ہے وہ اکانومی کے دھارے میں لے کر آئیں, تاکہ وہ لوگ بھی اپنا رول پلے کریں اور آئیڈلی نہ بیٹھیں اور اپنا کنٹریبیوشن دیں اکانومی کو, اور جو انفارمل سیکٹر ہے وہ ایکٹیویٹ ہو, چینلائز ہو اور فارمل سیکٹر کی طرف جائے. اچھا میم, ہم اپنے پروگرام کے بالکل آخری حصے کی طرف ہے, اور یہاں پہ مجھے چونکہ پتہ ہے کہ آپ سی پیک سینٹر میں بھی آپ نے کافی عرصہ سرو کیا ہے, تو میم میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک امپریشن ہے کہ سی پیک سلو ڈاؤن ہو گیا ہے. ایک تو آپ سی پیک کے بارے میں اوور آل تھوڑا سا بتائیں, اور دوسرا یہ بتائیں کہ کیا یہ امپریشن درست ہے کہ سلو ڈاؤن ہوا ہے, یا تھوڑا سا ہم ٹرانزیشن کے پیریڈ کے اندر ہیں. لیکن یہ ٹرانزیشن کا پیریڈ میرے خیال میں تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے, کافی عرصہ ہو چکا ہے, اس کو پہلے ہی کمپلیٹ ہو جانا چاہیے تھا. آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ جب سی پیک کی انسیپشن ہوئی تھی, میں اس وقت سے سی پیک کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں. جب گورنمنٹ کا جو فرسٹ آفیشیل تھنک ٹینک بنا تھا, اس کا PC1 میرے سامنے ہی بنا ہے, میں اسی تھنک ٹینک کا حصہ تھی. ہمارا دیکھیں مہتاب صاحب, سب سے بڑا ایشو یہ تھا اس وقت بھی جو ہمیں نظر آ رہا تھا, وہ یہ تھا کہ جب چائنا نے ہمیں اپنا ڈاکیومنٹ دیا تو انہوں نے پراپر ہوم ورک 1949 سے لے کے انہوں نے 2013 تک کا سارا ہماری اکانومی کا اسکیچ کھینچ کے ہمیں دیا. ایون یہاں تک کہ ہمارا آبپاشی کا جو نظام ہے, کینالز وہ کہاں سے گزر رہی ہیں, کن روٹ سے گزر رہی ہیں, انہوں نے پراپر ہوم ورک کر کے یہ پلان ہمیں دیا تھا. اور پھر انہوں نے کہا تھا آپ یہ چیزیں دیکھیں اور آپ ہمیں بتائیں کہ ہماری ایکسپرٹیز آپ کے سامنے ہے, ہم آپ کے ساتھ کیسے میوچلی جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں. انفارچونیٹلی ہماری طرف سے جو ڈاکیومنٹ گیا وہ بہت ہی ویک تھا. وہ ابھی بھی اویلیبل ہوگا پلاننگ کمیشن کی ویب سائٹ پہ, آپ دیکھیں, بہت ہی آرڈینری سا 30 صفحوں کا ایک ڈاکیومنٹ تھا. ہمیں یہ بھی چاہیے, ہمیں یہ چاہیے, یہ چاہیے, اس طرح کی باتیں تھیں. کوئی اس میں پراپر ریسرچ بیسڈ کام نہیں ہوا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے کانٹریکٹ سائن ہو گئے تھے, جو پروجیکٹ مل گئے تھے 2000 اگر ہم 16 کی بات کریں, 16-17 میں تقریباً, تو اس ٹائم پہ جو کانٹریکٹ سائن ہوئے آج تک ہمیں نہیں پتا. میں اس تھنک ٹینک کا حصہ تھی, مجھے ایکسیس نہیں تھی کہ میں جا کے دیکھوں کہ کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ پروجیکٹ جو ہیں وہ سائن ہو رہے ہیں, اس کے اندر ہمارا کیا, ہمارے جو ڈیٹ لائبلٹی ہے وہ کیا ہوگی, اور ہم اس کو کیسے میٹیگیٹ کریں گے, اور کیسے جو ہے وہ اس کا جو امپیکٹ ہے, جو اوور آل انٹرنیشنل میڈیا پہ خبریں چل رہی تھیں کہ یہ پاکستان کو نقصان دے گا, کیونکہ چائنا کا فٹ پرنٹ افریقہ میں اگر آپ دیکھیں, ہلکی سی ایک ریسرچ کر کے دیکھ لیں تو اس کے کوئی اتنی اچھے پازیٹیو وائبز آپ کو نہیں ملیں گے. تو ان کا یہی کہنا تھا کہ انٹرنیشنل لوگ بھی مطلب آ رہی تھی, جہاں سے ہم آلریڈی فنڈنگ لیتے بھی رہے ہیں ہمیشہ سے, جن کا رول بھی رہا ہے, ان کی طرف سے یہی تھا کہ یہ پاکستان کے لیے ڈیمیجنگ ہے. مگر مسئلہ یہ تھا اگر آپ ان پروجیکٹس کو اوپن کر دیتے, مطلب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اوور آل آپ کر دیتے, آپ یہ ایک ابہام دور کر دیتے کہ دیکھیں ہم نے جو کانٹریکٹ سائن کیے ہیں اس سے ہماری اکانومی پہ اثر. فار ایگزامپل ایک میں فنڈامنٹل مثال آپ کو دے دوں, مثلا چائنا کے ساتھ اگر ہمارے کانٹریکٹ سائن ہو رہے تھے تو وہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہو رہے تھے, اس کے اندر فردر سائن اور شور کو انوالو کرنا کوئی ضروری نہیں تھا, کیونکہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ گارنٹیز ہیں. تو آپ کو کیا ضرورت پڑی, کیونکہ سائن اور شور کی اماؤنٹ جو ہوتی ہے وہ لگ بھگ 4.5% سے لے کے 5.5 to 6% کے بیچ ہوتی ہے. پھر اسی طرح سے جو آپ کا جو ٹوٹل جو انٹرسٹ پیمنٹ ہے وہ 4-5% وہ ہے. پھر آپ کا لائبور جو ہے وہ 4, تو یہ 13-14% پہ جا کے بات بیٹھتی ہے, جو کہ اگر آپ IMF کا دیکھیں, اگر آپ جو ہم ورلڈ بینک سے لیتے رہے ہیں, تو کنسیشنل لون 2% سے نیچے اتنا ہی ہم انٹرسٹ ان پہ دیتے ہیں. اب آج تک انفارچونیٹلی یہ ابہام پراپرلی اس کو نہیں دور کیا گیا کہ ہم نے جو کانٹریکٹ سائن کیے تھے, روڈ انفراسٹرکچر کے کیے تھے, انرجی کے کیے تھے, ان کی کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تھیں, ان کے ریٹرن کس طرح سے جائیں گے. آپ جیسے لوگوں کو, میں جیسے لوگوں کو بہت ساری انفارمیشن آپ مل چکی ہے, لیکن اوور آل ان کو اس طرح سے کھول کے پریزنٹ نہیں کیا گیا. تو یہ بہت ضروری تھا. دوسرا یہ تھا کہ یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں تھی کہ اگر کوئی دوسرا کنٹری, اور اس خطے کے اندر چائنا اس وقت جائنٹ ہے, اور چائنا کا ہمارے ساتھ ہونا بہت ہی امپورٹنس رکھتا ہے, کیونکہ ہم ان سے سیکھ بھی سکتے تھے, ان سے لے بھی سکتے تھے, اور اپنی اکانومی کو بہتر کر سکتے تھے ان کے ساتھ کنیکٹیویٹی کر کے. یہ ایک بہت اچھا چانس تھا ہمارے پاس, تو اسٹل ہے. لیکن بات یہی ہوئی کہ وہ تھوڑا پولیٹیسائز بھی ہو گیا, اور چیزوں کو اننیسیسریلی ہائڈ بھی کیا, جس کی وجہ سے ایسیمیٹرک انفارمیشن آئی, جس کی وجہ سے اوور آل امپیکٹ برا پڑا, اور اب تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہم دیکھ رہے ہیں. اس کے 4 مین فیزز تھے جو لانگ ٹرم پلان کے اندر گیون تھے.
हम अगर देखें इंफ्रास्ट्रक्चर तो चले हम उस फेज से निकले, फिर अभी हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन का टाइम था, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर भी आप देखें कितने इश्यूज थे, जो हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स फॉर्म किए, उसका आज तक जो एक्ट है उसके अंदर आज तक, मैंने उस एक्ट पे भी एक रिसर्च पेपर लिखा है जो कि अभी तक उसी पब्लिकेशन के प्रोसेस में आज तक पब्लिश नहीं हुआ। उसमें मैंने एक एक उसकी क्लॉ को बताया था कि, और मैंने जो चाइना के अपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन से उन्होंने जो फिस्कली इंसेंटिवाइज किया था उनको, उनके साथ फिर मीकोंग रीजन, फिर थाईलैंड का है, फिर बांग्लादेश का है, मैंने कंपैरेटिव एनालिसिस किया था कि उन्होंने किस तरह से इंसेंटिवाइज किया और हमने किस तरह से इंसेंटिवाइज किया। और आपको एक मैं मज़े की बात ये भी बताऊंगी, एक लतीफ़ा ही आपको लगेगा, जब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में मैं गई तो मैंने उनसे कहा कि ये इसमें तो बहुत सारे इश्यूज हैं इस एक्ट के अंदर, तो ये आपने कैसे, उन्होंने कहा जी प्राइम मिनिस्टर साहब ने रात को कहा कि सुबह मुझे ये एक्ट चाहिए, हमने रातों रात बना के सुबह दे दिया। तो अगर इस तरह से काम होंगे तो फिर आप मुझे बताएं कि फिर उससे आप, इसका मतलब है आपने ना कोई रिसर्च की, ना कोई होमवर्क किया, ना काम किया, और फिर ओवरऑल आप सीपैक प्रोजेक्ट को इसी तरह लेके चल रहे हैं, तो मुझे बताएं आप उससे क्या फ्रूट गेन करेंगे, क्या आपको। अब तो ये टाइम आने वाला होगा कि हमने रिटर्न्स भी देने हैं उनके ऊपर, जो ऑलरेडी हमने प्रोजेक्ट्स उनसे साइन करके और बना लिए हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर के। अभी गवादर में काम हो रहा है, लेकिन उस तरह फिर सीपैक के जो एससीजीज हमने फॉर्म किए उसके अंदर भी फंडामेंटल इश्यूज हैं, यानी एक शहर को आबाद होने में कम से कम 7 साल लगते हैं, हमने फार फ्लंग एरियाज में कर दिए उनकी कनेक्टिविटी के इश्यूज। फिर ये है कि दुनिया की आप जितनी मिसालें देखें जिनमें इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है या जिनमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन खास तौर पे बनते हैं, वो आपको सबसे ज़्यादा चीपेस्ट जो ट्रांसपोर्टेशन है वो पोर्ट से मिलती है। हमने जाके ड्राई पोर्ट एरियाज में करना शुरू कर दिया, तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं सीपैक के अंदर भी हैं। इसको प्रॉपर प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट देखने की ज़रूरत थी भी और है भी, और इसमें कोई शक नहीं कि हम इससे बहुत फ़ायदा हासिल कर सकते थे, ना सिर्फ इकोनॉमिकली बल्कि पॉलिटिकली भी इन द होल रीजन एंड इंटरनेशनली एज वेल, लेकिन हमने इस तरह से इससे फ़ायदा अभी तक लिया नहीं बदकिस्मती से। अच्छा मैम, दो जो है ना, एक इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन की आपने बात की, उस पे देखिए ML1 भी अभी तक नहीं हुआ। एग्रीकल्चर का भी मेरे ख्याल में कोई ऐसा कोई चीज़ हमारे सामने नहीं आई, बातें तो हो रही हैं, एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप भी बन गया है। आप क्या सजेस्ट करती हैं कि अब जो हो गया वो तो हो गया, आगे जो है वो हम CPEC पे किस तरह से मूव करें? देखिए एक चीज़ सीपैक में बहुत अच्छी हुई है अभी तक, वो ये है कि हमने कम से कम आइडेंटिफाई कर लिए हैं एरियाज के कहाँ पर हम चाइना के साथ कोऑपरेट कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात हुई अभी तक का, यही मेरे ख्याल से असल हासिल वसूल है। अब उसमें ये है कि अब हमें, क्योंकि अगर आप चाइना का देखें तो उनकी तकरीबन रफली 1 ट्रिलियन की वो फूड आइटम्स जो हैं वो इंपोर्ट कर रहे होते हैं एनुअल बेसिस पे, और हम एग्रीकल्चर कंट्री हैं, हमारी बेस तो अच्छी है। हमें चाहिए कि हम उनसे टेक्नोलॉजी में फ़ायदा लें। जहाँ तक जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स की बात है, और जी वो म्यूचुअल बहुत सारे ग्रुप्स इनके बने होते हैं जिसमें साल में एक दफ़ा बैठते हैं, मेगा किस्म की वो ग्रैंड किस्म के डिनर्स होते हैं और वो मीटिंग्स होती हैं, वो मैंने भी काफ़ी अटेंड की हैं। उससे कुछ हासिल होता नहीं, क्योंकि जब चाइनीज डेलीगेशंस आते हैं तो उनकी टीम्स के अंदर फाइनेंस का बंदा भी होता है, लीगल भी होता है, आर्किटेक्चर डिज़ाइनर, और बहुत सारी हर फील्ड से रिलेटेड, उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो फील्ड्स होती हैं उनके एक्सपर्ट्स और माहिरीन आगे बैठते हैं। हमारी तरफ से इतनी ज़्यादा आप केयरलेसनेस कह लें या कुछ भी कह लें, इनकॉम्पिटेंस कह लें, एक सेक्रेटरी साहब बैठ जाएंगे, उनके साथ एक जो है वो मेन जो कोई भी एक मेन शख्स है, वो इनका खास एक जो होता है, मुझे याद नहीं आ रहा है, ML1 या कुछ इस तरह की जो इनकी होती है, MP1 स्केल सॉरी, उस लेवल का एक बंदा बैठ जाएगा, लेकिन कोई होमवर्क कोई काम नहीं होगा, चुप करके सुनते रहेंगे जो वो बातें कह रहे हैं, ओके ओके ठीक है डन, मीटिंग एंड एंड ओवर। इस तरह नहीं होना चाहिए, प्रॉपर काम करना चाहिए। जितने जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स हैं इसका भी एक क्रिटिकल एनालिसिस होना चाहिए। अभी तक जो इतने 3-4 सालों में जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स की मीटिंग्स हुई हैं उनका क्या हमें बेनिफिट मिला है और उनको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, इस पर भी रिसर्च होनी चाहिए। इस पर रिसर्च होने के बाद आपको पता चलेगा कि आपने किस डायरेक्शन में चाइना के साथ जाना है, और टर्म्स एंड कंडीशंस आप उस तरह की रखें जो म्यूचुअली एक दूसरे के लिए बेनिफिट हो, विन विन सिचुएशन हो, तब जाके आपका काम चलेगा। कोई भी बिजनेसमैन ऐसे फ्री में आपको कुछ भी नहीं देगा, कभी भी अच्छा नहीं देगा, भूल से निकलना चाहिए। अच्छा मैम, आखिरी सवाल। देखिए 2014-15 से लेके 2017-18 तक तकरीबन $29 बिलियन के प्रोजेक्ट्स मटेरियलाइज हुए तकरीबन। उसमें आपकी ये बात ठीक है कि वो उसकी बुनियादी टर्म्स एंड कंडीशन हमारे सामने नहीं थी, लेकिन ये चीज़ें कम से कम मटेरियलाइज हुई। लेकिन पिछले 2-3 सालों में कोई यूटिलाइजेशन जो है उसके बारे में कोई चीज़ भी जो है वो सामने नहीं आई। तो बुनियादी तौर पर बस ML1 की फाइनेंसिंग अभी तक जो है वो नहीं हो सकी, जो 3 साल से हम लगे हुए हैं वो नहीं हो पा रही। तो
کہ اب آپ کو پتہ ہے کہ $44-46 بلین تو انہوں نے کمٹ کیے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ. یہ باقی پیسے مٹیریلائز ہو پائیں گے یا ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس پروسیس کی طرف دوبارہ سے جو ہے وہ جا سکیں؟ لیکن اس کا سب سے سادہ اور آسان سوال ہے، انٹرنیشنل پالیٹکس بھی ہے اس کے اندر شامل، جو اس کا مین فنڈامنٹل رول ہے پچھلے 2-3 سالوں میں ہم دیکھ رہے ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے اس بات کا. اس کی وجہ سے بھی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ پہلے جو ہے وہ 16 17 18 تک جو ہم دیکھیں تو جو بھی تھا، جن ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ تھا، جو بھی تھا، ہمیں ایک انفراسٹرکچر نظر آیا. پھر میری ایک اپنی اسٹڈی ہے جس میں نے گوادر پہ اسٹڈی کر کے دیکھا کہ ایک اسکول ہے وہاں پر جس کی جو ٹیچر کی جو اسٹوڈنٹ کی جو ایبسینٹیزم تھی وہ 80% تھی. اور وہ آفٹر سی پیک پروجیکٹ وہ ایک روڈ بنی جس کے بعد اس میں جو ہے وہ ایبسینٹیزم 20% رہ گئی. کیوں؟ بالکل کچا علاقہ تھا، کوئی روڈ انفراسٹرکچر نہیں تھا، نہ ٹیچرز جا سکتے تھے، نہ اسٹوڈنٹ جا سکتے تھے. آئے دن چھٹیاں ہو رہی تھی، لیکن ایک روڈ کنیکٹ ہو گئی جس کی وجہ سے اس میں بہت اثر ہوا. اور وہ اس علاقے کا ایک واحد اسکول تھا. یہ میں نے خود ایک اسٹڈی کیا، ڈیٹا بیسڈ ہے یہ، پائٹ کے اس میں PDR میں پبلشڈ بھی ہے. تو اب بات وہی ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو رہا تھا، اکانومی ہمیں نظر آ رہی تھی چلتی ہوئی. ایک سڑک بنتی ہے تو آپ کو پتہ ہے اس کی وجہ سے پورا اکنامک سائیکل گھوم جاتا ہے، اس کے ارد گرد ٹھیلے لگنے شروع ہوتے ہیں، پروڈکشن ہے، امپلائمنٹ جنریشن ہے، چاہے انفارمل ہے جس بھی طرح سے ہے. پھر یہ کہ اوور آل آپ کی پروڈکشن جو اس کی ڈیمانڈ ہے اس کے اوپر امپیکٹ اور پریشر آنا شروع ہوتا ہے. لیکن اب پچھلے 2 سالوں سے 2.5 سال سے میں آپ سے اگری کرتی ہوں، کچھ بھی نہیں ہو رہا، نہ ہمیں کچھ نظر آ رہا ہے. لیکن اس کو چینلائز کرنا چاہیے. بہت بڑی اپرچونٹی ہے ہمارے لیے اٹ سیلف. اگر کسی کنٹری نے، اور خطے کے سب سے جائنٹ کنٹری نے اگر ہمارا ساتھ دینے کا سوچ ہی لیا تھا، تو میرے خیال سے ہمیں ہر طرح کے پولیٹیکل اور اکنامک جو ووز ہیں، جو ایشوز ہیں، ان کو ایڈریس کرنا چاہیے اور اس پہ کام کرنا چاہیے. کیونکہ چائنا نے کچھ چیزیں بہت اچھے انسینٹیوز ہمیں دیے ہوئے تھے. فار ایگزامپل ہماری یوتھ کے لیے اپنی یونیورسٹیز میں اسپیس دی، ان کو فری اسکالرشپ دینے شروع کیے. یہاں تک کہ ان کی جو ٹیک یونیورسٹیز ہیں، جو اچھی زنہوا یونیورسٹی، جو ٹاپ رینکنگ ورلڈ یونیورسٹیز ہیں، ان تک میں ایکسیس دی. تو میرے خیال سے ہمیں اس کے اوپر سوچنا چاہیے اور اس پہ کام کرنا چاہیے. یہ ایک بہت اچھا وے فارورڈ ہوگا ہماری اکانومی کے لیے. میم آخر میں آخری سوال مجھے ایک اور اجازت دے دیں. کوئی آخری بات جو جس سے ہمارے دیکھنے والوں کو کوئی ہوپ ہو کہ پاکستان، ہم چیزیں جتنی بھی خراب ہیں لیکن ہم اس امید، صرف امید، دعا تو نہیں، امید اور کوشش کے ساتھ کہ ہم چیزوں کو بہتری کی طرف لے جا سکیں. تو کوئی ایسی چیز جو پازیٹیو جو ہے وہ آخر میں دے سکے، اور خاص کر بچوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے اگر آپ کوئی بات کرنا چاہیں، خاص کر لڑکیوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے. دیکھیں میں آپ کو سب سے بڑی، دیکھیں ایک چیز وہی ہوتی ہے نا کہ جب ایک ڈیڈ لاک لگتا ہے تو خود بخود ایک ٹائم آتا ہے کہ پریشر بننا شروع ہوتا ہے اور وہ اس کے راستے نکلنے شروع ہوتے ہیں. تو بہت پازیٹیو سائڈ ہے ہماری یوتھ کے لیے، ہماری فیمیلز کے لیے، ایون وہ جن کو کلچرل ٹیبوز اور ایشوز کا سامنا رہتا ہے اپنی سوسائٹی میں، اپنے گھر میں، باہر نہ جانا اور باہر جا کے کام نہ کرنا، اور بہت سارے جینڈر ریلیٹڈ ایشوز ہیں. سب کے لیے ایک بہت پازیٹیو بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ای کامرس جو ہے وہ بہت تیزی سے پنپ رہی ہے. اور اس کے ساتھ جو IT اور فری لانسنگ ہے، میں خواتین کو بھی یہ کہوں گی، ابھی تو کووڈ کی وجہ سے ہمارا ایجوکیشن سسٹم بہت بری طرح سے درہم برہم ہوا ہے. بہت سارے ایشوز ابھی ہمارے ایجوکیشنل سسٹم میں آ گئے ہیں، جس میں بھی چاہیے کہ گورنمنٹس کو، پروونشل گورنمنٹس کو، فیڈرل گورنمنٹ کو کہ ان پہ سوچیں، اس پہ کام کریں. کہ جو ایشوز ہم نے ابھی دیکھے، جو بچے انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کی وجہ سے جن کو نہیں ایکسیس مل سکی، ان کا کتنا زیادہ نقصان اور حرج ہوا. بلکہ میں ایک نائجیرین اسکول کا شاید سنی تھی کہ انہوں نے سارے بچوں کو 1 سال پیچھے کر دیا کہ بچے پڑھ نہیں سکے تو ہم نے ان کو 1 سال پیچھے. یہ بھی کوئی حل نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ پازیٹیو سائڈ یہ ہے کہ IT جو سیکٹر ہے وہ بوم کر رہا ہے، اور فری لانسنگ جو ہے وہ بہت تیزی سے اوپر آ رہی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اس کو ایز اے پروفیشن فار دا ہول لائف فری لانسنگ کو چنیں، لیکن یو ہیو ٹو اسٹارٹ فرام سم ویئر، جس میں آج کل کے دور میں آپ کو ایکسیس ہے. جب میں تھی تو میرے دور میں یہ چیزیں بالکل بھی نہیں تھیں. دس از اے پازیٹیو تھنگ کہ آپ کے پاس ایٹ لیسٹ ایک لیپ ٹاپ، ایک کمپیوٹر ہونا چاہیے، یا ایک موبائل فون ہے جو اسمارٹ فون ہے جو کہ آسانی سے اویلیبل ہے. آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. آپ یوٹیوب چینل بنا سکتے ہیں، آپ لوگوں کو اپنی سروسز خدمت اپنی دے سکتے ہیں اور ڈالر ارن کر سکتے ہیں. کم سے کم کریں، زیادہ سے زیادہ کریں، لیکن آپ کر سکتے ہیں. یہ ہمارے ٹائم میں نہیں تھا، یہ آج ہے. اس کو پلیز ضرور جو ہے نا اس سے فائدہ حاصل کریں. انٹرنیٹ پہ جائیں، یوٹیوب پہ اس کی ویڈیوز دیکھیں اور اکانومی میں اپنا رول پلے کریں، اور اسی سے آپ کو کانفیڈنس ملے گا اور آپ آگے ترقی کریں. میم تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے ٹائم دیا، اور مجھے امید ہے میں نے تو سیکھا ہے، میرے دیکھنے والوں نے بھی آپ کی باتیں سن کے سیکھا ہوگا. اور امید کے ساتھ کہ آپ بجٹ کے بعد بھی ہمیں ٹائم دیں گی تاکہ ہم بجٹ کو
بعد میں بھی انالائز کر سکیں. تھینک یو ویری مچ. مہتاب حیدر کو نئے ایپیسوڈ تک اجازت دیجیے. خدا حافظ. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. اوکے. محمد